दोस्तों, आज की ये भौतिक घटना सालों से बंद पड़े एक मॉर्ग की सच्ची घटना है। एक ऐसा मॉर्ग यानी कि एक ऐसा मुर्दा घर जिसके आसपास आज भी कोई नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, इस घटना को अच्छे से समझने के लिए हम इस घटना को अनिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिन्होंने उस मुर्दा घर के पास वाले घर में कुछ महीने गुजारे थे। दोस्तों, ये बात 2001 की है, जब मैं हाल ही में शादी करके नौकरी की तलाश में पुरानी दिल्ली आया था। तब ना तो वहाँ मेरे परिवार का कोई रहता था और ना ही कोई दोस्त। हालांकि मुझे रहने के लिए घर तो मिल गया था, लेकिन वो घर मेन रोड से थोड़ा अंदर था, ठीक एक बंद पड़े मुर्दा घर के पास, जिसके आसपास एक छोटा सा जंगल था। यानी कि जो लोग उस मुर्दा घर में पहले काम करते थे, वो घर उन्हीं के रहने के लिए बनाया गया था। लेकिन उस मुर्दा घर को बंद हुए कई साल हो चुके थे, जिसकी वजह से वह रहने वाला कोई नहीं था। इसलिए मुझे वो घर थोड़ा सस्ते में भी मिल गया था। लेकिन अगर तब मुझे ये पता होता कि उस घर का सस्ता होने का कारण कुछ और ही है, तो शायद मैं उस घर में कभी नहीं रुकता। वैसे तो शुरू में मुझे और मेरी बीवी को वो घर बड़ा ही आकर्षक लगा था, लेकिन उसी घर में धीरे धीरे हमारे साथ ऐसे चीज़ें होने लगी जिसकी वजह से वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। हालांकि ये सब अलौकिक घटनाएं पहले दिन से ही शुरू नहीं हुई थी। मैंने उस पर एक हफ्ते बाद से गौर करना शुरू किया था। उसी दौरान एक रात की बात है, जब मैं और मेरी बीवी सो रहे थे, तब मुझे अचानक से किचन में कुछ आवाज़ सुनाई दिया। वैसे तो मुझे पहले ये लगा था कि शायद ये कोई चूहा वगैरह होगा, लेकिन न जाने कि वो आवाज़ धीरे धीरे हमारे कमरे के और भी करीब आ रहा था। जब मैंने उस आवाज़ को गौर से सुना तो ऐसा लगा कि कोई चलते हुए हमारी तरफ आ रहा है। इसलिए मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जला दी, पर जैसे ही वो लाइट जली वैसे ही वो आवाज़ अचानक बंद हो गया। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे ही मैंने लाइट्स को बंद किया, चलने का वो आवाज़ फिर से शुरू हो गया, जो ठीक हमारे कमरे के उस खिड़की के तरफ से आ रहा था, जहाँ से हमें जंगल साफ दिखता था। इसलिए वहाँ कौन है ये देखने के लिए मैंने लाइट्स को फिर से जलाया, पर लाइट के जलते ही वो आवाज़ पहले की तरह ही फिर से बंद हो गया। हालांकि इसके वजह से मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मन में ऐसा ख्याल भी आ रहा था कि शायद से वहाँ कोई आदमी होगा, यानी कोई चोर, क्योंकि हमारे किचन में से सामान अचानक से गायब भी होने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे डर का सिलसिला भी बढ़ता गया। यानी कि किचन से सामान का गायब होना और बाकी चीज़ों का उनकी जगह पर ना मिलना। पर ये सब तो उनके सामने मामूली घटना है, जो कि इसके बाद हमारे साथ हुआ था। उस रात यही कोई 1 या 1:30 बज रहे होंगे, जब मुझे ये महसूस हुआ कि रजाई के नीचे किसी का हाथ है, जो कि गीला और बहुत ही ठंडा था। और जैसे उस हाथ ने मेरे पीठ को छुआ, वैसे ही मैं झटपट रजाई को खींचकर खड़ा हो गया। हालांकि मैं इसे भ्रम कहकर टाल तो देता, लेकिन मेरे पीठ पर गीले हाथों के जो निशान थे वो कुछ और ही कह रहे थे। इस घटना के 2 या 3 दिन के बाद मेरी बीवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तब रात के करीब 9 बज रहे थे और वो किचन में खाना गर्म कर रही थी। तभी उसने अचानक खिड़की के बाहर एक काले से आदमी को खड़ा देखा, जो कि उसी के तरफ देख रहा था, जिसको देखकर मेरी बीवी इतना डर गई थी कि उसने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि चीखों को सुनते ही मैं सीधे किचन की ओर भागा, लेकिन वहां जाकर देखा कि मेरी बीवी बेहोश पड़ी है। होश में आने के बाद जब मेरी बीवी ने मुझे ये सब बताया, तब वो बहुत ही डरी हुई थी, इतना कि वो अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन पैसों की तंगी के कारण मैं तब उस घर को छोड़ नहीं सकता था। हमें कम से कम किसी भी तरह से वो महीना निकालना था। इसलिए ये सब कहकर मैंने अपनी बीवी को कुछ दिन और रुकने के लिए मना लिया। हालांकि अब हम वहाँ पर सिर्फ
कुछ दिनों के लिए ही रहने वाले थे, लेकिन वो कुछ दिन भी हमारे लिए महीनों के बराबर था, क्योंकि इसी बीच न जाने क्यों मेरी बीवी अचानक से बीमार पड़ने लगी। हालांकि नया नया नौकरी लगने की वजह से मैं ज़्यादा छुट्टी तो नहीं ले सकता था, पर फिर भी मैं जैसे तैसे अपने मालिक से बात करके 2 दिनों के लिए काम पर नहीं गया। और उन्हीं छुट्टी के रोज़ एक दोपहर जब मैं किचन में था, तब मुझे भी वो काला सा आदमी एक झाड़ी के पीछे दिखाई दिया, यानी कि जिसको कुछ दिनों पहले मेरी बीवी ने देखा था। इसलिए सब कुछ वैसा ही छोड़कर मैं उस आदमी का पीछा करने लगा, क्योंकि मैं ये यकीन के साथ कह सकता था कि वो एक आदमी ही है। लेकिन उस मुर्दा घर को पार करते ही जैसे ही मैं उस जंगल के थोड़ा अंदर गया, वो आदमी अचानक से न जाने कहाँ गायब हो गया। वो आदमी मेरे से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं ये सोचकर उसे ढूंढता रहा कि वो यहीं कहीं छुपा होगा। लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने पर भी वो मुझे नहीं मिला। पर जैसे मैं घर लौटने को हुआ, वैसे ही मुझे पैरों के पास कुछ हड्डी के टुकड़े दिखाई दिए। गौर से देखा तो आसपास और भी हड्डियां थी, लेकिन वो हड्डी इंसानों के होंगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे इसके बारे में तब पता चला जब मैंने वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक दुकान वाले से इसके बारे में पूछा, जहाँ से मुझे ये पता चला कि वो जो मुर्दा घर है वहाँ पहले उन लोगों के मृत शरीर को लाया जाता था जिनके परिवार वाले नहीं होते थे, जहाँ पर उन मृत शरीर को इलेक्ट्रिक चेम्बर में डालकर उन्हें जला दिया जाता था, और उसके बाद जो बचता था यानी कि उन अस्थियों को मुर्दा घर के कर्मचारी उसके पीछे वाले जंगल में गाड़ देते थे। ये सब जानने के बाद मेरे लिए वहाँ रहना और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये बात साफ हो चुकी थी कि अभी तक हम वहाँ पर जो कुछ भी महसूस कर रहे थे या फिर जो कुछ भी देख रहे थे, वो सब वहाँ के भटकने वाले आत्माओं के वजह से था। उन आत्माओं के वजह से जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी। इसलिए ये सब जानने के बाद हम वहाँ पर जितना भी दिन रुके थे, उतने दिन भी हमारे साथ न जाने कितने ही डरावनी चीज़ें घट चुके थे, जिनसे हम दोनों को ही डर तो लगता था, लेकिन मजबूरी के वजह से वो महीना हमें वहीं गुजारना पड़ा, जिसका खौफनाक अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अनिल जी के साथ घटा था। पर इस वीडियो का यही एक इकलौता घटना नहीं है जो कि खौफनाक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक ऐसे इमली के पेड़ की सच्ची घटना है जिसके पास गांव वाले आज भी जाने से कतराते हैं। पर ऐसा क्यों था, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। इस बात को हुए ज़माने हो चुके हैं, तब शायद मैं 14 या 15 साल का था। हालांकि मैं बीरभूम के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं, लेकिन उस दिन मैं किसी काम से अपने मामा के घर जा रहा था, जो कि मेरे गांव से 2-3 गांव दूर था। उस समय वहां पर एक ऐसा इमली का पेड़ भी हुआ करता था जिसके पास गांव वाले भी जाने से कतराते थे। पर ऐसा क्यों था, इसको लेकर गांव वालों के बीच बहुत सी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन वो सब सच थे या झूठ ये सही से किसी को नहीं पता था। गांव वाले बस उस घटना को उन कहानियों से जोड़ रहे थे जो कि कुछ साल पहले उनके साथ हुआ था, यानी कि एक ऐसी घटना जिसमें एक 13 साल की लड़की ने उस इमली के पेड़ पर लटककर अपनी जान दे दी थी। इसलिए वहाँ पर सभी का यही मानना था कि ये उसी चुड़ैल के वजह से हुआ है जो उस इमली के पेड़ पर रहती है। हालांकि तब मुझे इन सब बारे में उतना नहीं पता था। मैं बस अपने काम से मतलब रखते हुए अपने मामा के घर जा रहा था। तब यही कोई सुबह के 9 या 10 बज रहे थे जब मैं कच्चे रास्ते से होते हुए उस इमली के पेड़ के नीचे से गुजरा, जो कि दिखने में तो किसी साधारण पेड़ के तरह ही था। इसलिए तब उस पर मेरा उतना ध्यान नहीं गया। ध्यान तो तब गया जब मैं शाम को उसी रास्ते से वापस लौट रहा था,
क्योंकि जो इमली का पेड़ दिन में बिल्कुल आम लग रहा था, शाम को वही इमली का पेड़ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। उसके पत्तों से हवा गुजरती तो एक अजीब सी आवाज निकलती, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। अब ये मेरा वहम था या कुछ और, ये मैं नहीं जानता, पर उसके बाद मैंने तेज चलना शुरू कर दिया था। हालांकि उस पेड़ के कुछ ही दूरी पर एक चाय की छोटी सी दुकान भी थी, जिसमें कुछ लोग भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा घबराहट महसूस हो रहा था। हालांकि मैं रात होने तक सही सलामत अपने घर पहुंच गया था, पर उसी रात से मुझे अजीब और डरावने सपने आने लगे थे। हर रात मैं एक ही सपना देखता था, जिसमें मैं उसी इमली के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और कोई मुझे बुला रहा है। हालांकि उसका चेहरा तो साफ नहीं दिखता था, लेकिन थी वो एक औरत ही, क्योंकि मैं उसके पहनावे को देखकर ये समझ गया था। न जाने क्यों वो औरत हर रात मेरे सपने में आकर मुझे अपने पास बुलाती थी, जिसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि हर रात के सपने के साथ साथ मुझे उस औरत का चेहरा पहले से थोड़ा साफ नजर आता था, जो कि शायद से वो चाहती भी थी, क्योंकि ऐसे ही कुछ हफ्ते बीतने के बाद मैं बीच बीच में अपना होश खोने लगा था। यानी कि धीरे धीरे मैं सपने और हकीकत के बीच का फर्क भूलने लगा था। न जाने मुझे क्या होने लगा था कि मैं बेवजह ही अपने परिवार वालों पर गुस्सा करने लगा था। मैं छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा, एकदम वैसे जैसे मेरे अंदर की कोई और आवाज़ ऐसे करने को बोल रही हो। और ऐसे ही जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे उस चुड़ैल का असर मेरे जहन पर और भी गहरा होने लगा। जब मैं अकेला होता था तब मुझे बड़े ही अजीब विचार आते थे। न जाने क्यों मैं खुद को ही चोट पहुंचाने का सोचता था। हालांकि मैं अपने आप को रोक तो लेता, पर इन सब के वजह से मेरे अंदर एक अजीब सी चिंता सी छाई हुई थी। और ऐसे ही एक दिन बात बहुत ही आगे बढ़ गई। मैं अपने कमरे में अकेला था और मुझे अपना हाथ काटने का मन हो रहा था। मन में एक अजीब सी आवाज़ थी जो मुझे ऐसा करने को कह रही थी, जैसे मेरी अपनी सोच ही मेरे काबू में नहीं थी, कोई और ही मेरे जहन पर कब्जा कर चुका था। इसलिए आखिर में जब ये सब मुझसे और सहन नहीं हुआ, मैंने अपने माता पिता को इसके बारे में सब बता दिया। मेरी बात को सुनकर उनके चेहरे में भी चिंता साफ झलक रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर उन्होंने ज़रूर कुछ गलत महसूस किया था। और उसके ऊपर से मेरी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। इसलिए मेरे माता पिता मुझे एक पीर बाबा के पास ले गए। मुझे याद है जब बाबा ने मुझे देखा तो उन्होंने तुरंत कहा कि इस पर किसी बुराई का साया है। बाबा ने पानी पर कुछ मंत्र पढ़कर मुझे दिया और कहा कि इसे रोज़ इस्तेमाल करना है। फिर उन्होंने कुछ झाड़ फूक की और उसके एक दिन बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे जहन पर जो बोझ था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उस बाबा ने ये सब होने का कारण उस इमली के पेड़ को बताया और कहा कि अगली बार जब उसके नीचे से गुजरो तो थोड़ा संभल कर गुजरना। उसके बाद से धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा, पर अगर नहीं होता तो शायद से आज मैं भी मेरे मामा के गांव की उस लड़की की तरह जिंदा नहीं बचता। तो दोस्तों, ये तो थी दीपक जी की वो घटना जो कि उनके साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ही कहानियाँ पसंद आई होंगी, और अगर आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।